तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग जी एवरीवन। तो आज का जो सेशन है जी वो एविडेंस के क्वेश्चंस के साथ हम स्टार्ट करेंगे। और स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस इजी रहेंगे, फिर बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। तो स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेलिवेंसी, एडमिजिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी? हाँ जी। सर कहना है हाँ जी सिद्धार्थ, प्लीज स्टार्ट। सर relevancy is based on logic and probability of the happening of an event, and relevancy is governed by 6 to 55, whereas admissibility is based on strict rules of evidence, and 136 section is the primary section that deals with the admissibility, that gives the power to a judge to decide questions of admissibility. वेरी And गुड। whereas reliability depends on the facts of each case, sir. So if, for example, we are giving dying declaration to an independent witness or to a tutored witness, to a police officer, these all things are to be taken into consideration when we check whether a particular thing is reliable or not. ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किससे पूछें? हाँ जी सलील, क्वेश्चन आपसे है। क्वेश्चन ये है, वाई कन्फेशन अंडर सेक्शन 25 एंड 26 दो इनएडमिसिबल बट स्टिल डिक्लेयर्ड इन इंडियन एविडेंस एक्ट एज रेलिवेंट? हाँ जी हम। Sir, because हाँ जी, हाँ जी प्लीज। sir, it is inadmissible because of the infamous reputation of the police, and दैट इज सो nevertheless क्लियर। it is reliable. माई क्वेश्चन इज वाई इट इज डिक्लेयर्ड एज रेलिवेंट? Sir, I believe it is relevant because nevertheless the person has made a confession and he has said something against himself, and it is not easy for oneself to say something against him. So But the maybe that point is is, why. if it is specifically declared as relevant, inadmissible, then what is the necessity to declare it as relevant? हाँ जी अमनदीश। So because of section 5, which mentions that hereinafter declared to be relevant and of no others. So the facts which are logically connected and made relevant by virtue of section 5, they are relevant under those sections. बट सेक्शन 5 में तो ये लिखा है, एविडेंस में भी गिवन ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एक्ट इन इशू। और दूसरा क्या कहते हैं, रेलिवेंट फैक्ट्स विच आर डिक्लेयर्ड टू बी रेलिवेंट। अब वेयर इट इज डिक्लेयर्ड इट इज रेलिवेंट इन द चैप्टर ओनली, सिर्फ चैप्टर के नाम से। So here we have to read definition of relevancy with section 5. चलो एक सेकंड के लिए रुकिए। साक्षी। साक्षी सर कहना है। फिर रुकिए एक सेकंड विदित। और कौन है? दशविंदर, आप बताओगे? Sir, because relevancy and admissibility are two different things. A fact may be relevant, but still it may be inadmissible, like professional communications, communication between husband and wife. Similarly, any confession made to a police has been made relevant, but it is inadmissible. ओके, इसको अभी छोड़ रहे हैं। दीपाली। सॉरी सर, मुझे नहीं पता इसके बारे में। चलो अब कौन आंसर करना चाहता है वो कर दे। सर कहना है नहीं नहीं नो सिद्धार्थ, अभी नहीं, आप नहीं करोगे। Sir, can I? हाँ जी ईशिता, अच्छे से Sir, एक्सप्लेन कर दो इस पॉइंट को, सुनो भी सभी लोग ध्यान से। so the general rule is that the confession made to police is inadmissible. However, there is an exception in section 27, which states that the fact which is discovered only to the extent चलो मैं इस that क्वेश्चन it का खुद ही relates. आंसर करके वाइंड अप करता हूँ। आकाश, मेरे को करने दे यार इस बार इस क्वेश्चन। थैंक यू। मेरे को एक स्टेटमेंट बताना कि ये स्टेटमेंट ठीक है क्या? ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस। yes sir. ये स्टेटमेंट ठीक है, ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस? यस सर। तो सेक्शन 21 क्या प्रोवाइड करता है? ऑल एडमिशंस आर रेलिवेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली सेक्शन 21 में पड़ा है, ऑल एडमिशंस आर रेलिवेंट। तो एडमिशन ही अपने आप में कन्फेशन को भी इंक्लूड करता है, तभी तो उसने आगे लिखा कि सेल्फ सर्विंग, सेल्फ हार्मिंग। अगर वो सेल्फ हार्मिंग है तो वो कन्फेशन हो गया। पॉइंट समझ रहे हैं?
और उसको जाके एग्जम्प्ट कर दिया कि भी इनएडमिसिबल, अगर सेल्फ हार्मिंग भी हैं तो तब भी ये इनएडमिसिबल हैं कुछ केसेस में, वो 25 एंड 26 में है। तो बेसिकली ऑल कन्फेशंस आर आल्सो रेलिवेंट बिकॉज ऑफ सेक्शन 21, क्योंकि वो सेक्शन 21 में लिखा है उसके बारे में। तो मैं बाकी ठीक है जी, वो सेक्शन 5 का जो जिन्होंने रेफरेंस दिया था वो ठीक है, लेकिन बेसिकली सेक्शन 21 यही पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है कि एडमिशंस आर रेलिवेंट। तो वहीं से ये हम इंफरेंस ड्रॉ करते हैं, ऑल कन्फेशंस आर रेलिवेंट ऑल्सो। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु इज एन अटेस्टिंग विटनेस? कौन बताएगा भी हु इज एन अटेस्टिंग विटनेस? Sir, who attests to the execution of a document. वेरी गुड। Private document. ठीक। इसी तक क्वेश्चन आपसे ही आगे कंटिन्यू करता हूँ। वेदर प्रेजेंस ऑफ Yes, sir. अटेस्टिंग विटनेस इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट? Sir, the documents have been specified in various acts where attesting witness is mandatory. Only in those documents, the presence of attesting witness is necessary. What if the attesting witness was not present at the time of execution? Sir, if the executor states to the attesting witness that the document has been signed by him, and thereafter attesting witness puts his signature, then it's valid. मेहर, क्वेश्चन आपसे है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेस्टिंग विटनेस के कॉन्टेक्स्ट में मेहर मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इफ द अटेस्टिंग विटनेस इज टोटली अनअवेयर ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट एंड वी वांट टू प्रूव दैट डॉक्यूमेंट इन एविडेंस? तो उस केस में प्रोसीजर क्या रहेगा? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दोगे प्लीज? मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ जी। व्हाट इफ द अटेस्टिंग विटनेस इज टोटली अनअवेयर ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट and the party wants to give that document in evidence and wants to prove that document? अटेस्टिंग विटनेस को जी पता नहीं है, सेक्शन 68 से 72 मेरे को उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा। अब क्वेश्चन मेहर आपसे है, कीजिए आंसर प्लीज। अगर अटेस्टिंग विटनेस टोटली अनअवेयर है कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को लेकर। कैन आई ट्राई सर? नहीं सलील, अभी रुकिए प्लीज। एनी अदर स्टूडेंट? Sir, may I? हाँ जी रवीशा प्लीज। So, sir, there is a requirement of animo attestendi, that is intention to attest on the part of attestator. So, in case he is totally unaware about the content, such document will not be deemed to be attested, sir. Any other student? Sir, may I? No, इशिता रुकिए अभी। सलील आप भी रुकिए। Any other student please? चलो सलील आप आंसर कीजिए प्लीज इस क्वेश्चन का। Sir, I believe if the attesting witness is not aware of the contents of the document, it will not in any case affect the document, because the attestation is with respect to execution and not with respect to the contents of the document. ईशिता ने अपने आंसर की स्टार्ट ही, मैंने पहले जानबूझकर क्वेश्चन पूछा था, तो ईशिता ने पहले ही क्वेश्चन में आंसर आपको ऑब्जेक्ट दे दिया था कि टेस्टिंग विटनेस का पर्पस क्या है। उसका पर्पस उन्होंने क्लियर किया कि भाई वो एग्जीक्यूशन के बारे में है, कि हाँ एग्जीक्यूशन हुआ, प्रेशर नहीं है, साइन हुए, मेरे सामने हुए। फिर ईशिता ने ये भी बता दिया कि भाई अगर बाय चांस से टेस्टिंग विटनेस वहां पर प्रेजेंट नहीं था, एग्जीक्यूटेंट इस बात को बोल देता है कि हाँ मैं इस जो टेस्ट एग्जीक्यूशन को एडमिट करता हूं, तो उस केस में टेस्टिंग विटनेस को कंटेंट्स के बारे में तो कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। मेरा पॉइंट समझिए आप। अगर आप डेफिनेशन क्लॉज चेक करेंगे एविडेंस एक्ट में, तो टेस्टिंग विटनेस का कंटेंट्स के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो जो सलील ने आंसर किया वो आंसर बिल्कुल ठीक है कि टेस्टिंग विटनेस है नहीं है, इस बात से कोई सॉरी उसको कंटेंट्स की नॉलेज है नहीं है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हमने सिर्फ एग्जीक्यूशन को प्रूव करना है उसके थ्रू। कंटेंट्स तो भाई सेक्शन 91 है उसके लिए, कैसे भूल सकते हैं, कैसे ओवरराइड कर सकते हैं आप सेक्शन 91 को। सेक्शन 91 ने क्या बताया था हमको एज ए जनरल रूल कि कभी भी कंटेंट्स को प्रूव करना है तो वो कंटेंट्स के साथ ही प्रूव करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं जी ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। रविशा क्वेश्चन आपसे है, व्हाट इफ द टेस्टिंग विटनेस डिनाइज एग्जीक्यूशन? Yes, sir. Sir, in that case, we can see that the handwriting of the executant
is मैं proved, sir. थोड़ा सेक्शन मैं भूल जाता हूँ जल्दी, थोड़ा सा सेक्शन के बारे में बताइए प्लीज. इफ यू वांट टू टेक द हेल्प ऑफ द बेयर एक्ट यू कैन. Yes, sir. It is mentioned, I guess, under section 69, sir, so that we can prove the handwriting of such executant, sir, in case there is no attesting witness present and alive, sir. हाँ जी गगन. Sir, गगन 71 provides for this. एक सेकेंड. हाँ जी गगन बोलिए प्लीज. Sir, section 71 provides for Very this. good. It will be proved by any other document. Any other evidence? Any other evidence? What do you mean by any other evidence? Sir, by the handwriting of the executant and any other person who is present at the time of execution. जो जिसने वो डीड लिखी होगी, मान लीजिए सेल डीड है, मॉर्टगेज डीड है, क्या हम उसको भी कॉल कर सकते हैं? Yes, sir. Deed writer also can prove that. वेरी गुड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रचना आपसे है. द क्वेश्चन इज why this other evidence is allowed under section 71 of Indian Evidence Act. तो इसका आपने रीजन बताना है कि ये सेक्शन 71 में अदर एविडेंस क्यों अलाउ किया गया है. Sorry, sir, I'm not able to. कोई बात नहीं. recollect this one. और कौन है? साक्षी हो गया. साक्षी ने. शिखा. हाँ जी शिखा. Sorry, sir, I don't want the exact reason. नंदिता. Sir, may I? Sir, may I? यश से पूछ लेते हैं. हाँ जी यश बताइए प्लीज. Yes, sir. So, yes, sir, because we cannot leave the fate of document just on the basis of witness testimony. If he is not able to देखिए बिल्कुल ठीक कहा cooperate आपने. with the बिल्कुल person. सही कहा आपने. देखिए पॉइंट ये है कि कोर्ट के सामने एविडेंस लेके जाना है, तो जो भी हमारे पास बेस्ट पॉसिबल एविडेंस है, अगर वो टेस्टिंग विटनेस मेरा रिश्तेदार है, मान लीजिए जब मैंने कोई रजिस्ट्री करवाई, मेरा रिलेटिव है, रिश्तेदार है, आज की डेट में मेरी उसके साथ बन नहीं रही है, वो कहेगा जी मैं तो जाऊंगा नहीं. अब मैं जाऊंगा नहीं इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरी ओनरशिप को आप चैलेंज कर दो किसी ग्राउंड के ऊपर कि टेस्टिंग विटनेस नहीं आ रहा जी. वैसे भी तो ऑप्शन हम देखते हैं कि भी इफ द टेस्टिंग विटनेस उसकी डेथ हो जाती है, अनएबल टू कम टू द कोर्ट वगैरह वगैरह, देर मतलब सेक्शन 68 69 में यही तो लिखा है. उस केस में अपन अदर एविडेंस के ऊपर जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि कोर्ट के सामने हमने एक बेस्ट एविडेंस रखना है. तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए प्लेसिंग द बेस्ट पॉसिबल एविडेंस बिफोर द कोर्ट फॉर कंसिडरेशन. Placing the best possible evidence before the court for consideration is one of the cardinal principle of Indian Evidence Act. मैं रिपीट कर देता हूं. Placing the best possible evidence before the court for consideration is one of the cardinal principle of Indian Evidence Act. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. हाँ जी पारिंदर, क्वेश्चन आपसे है. What is the evidentiary value of interested witness? Sir, it depends upon the case to case, and we cannot deny the evidence of interested witness in all the cases. The court has to see that whether it is if it is inspires the confidence of the court or seems truthful, voluntary, then it can be admitted. थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट कर दीजिए प्लीज. And generally, we see that interested witness will always give the evidence in the favor of the person who is on whose behalf he is giving the evidence. But it shall not be always fatal. It cannot be always disbelieved or can be discreditable to the person who is calling, and the court has to ascertain from the other corroborating facts also that whether he is speaking truth or not, and it should not be discarded in every case. चलो मैं आपसे आगे क्वेश्चन पूछता हूँ. पारिंदर, क्वेश्चन ये है कि कुछ लोगों को तो हम सम्मन भेजकर बुलाते हैं, ठीक है, कोर्ट से सम्मन इशू करवाते हैं, और कुछ जैसे मेरा रिलेटिव ही है, मान लीजिए कोई दोस्त है, वो उस केस में एविडेंस देने आना चाहता है, विटनेस है उस केस का,
तो मैं उसको विदाउट सम्मन कॉल कर लेता हूं। तो क्या विद सम्मन्स किसी को बुलाना या विदाउट सम्मन्स किसी को कॉल करना, इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? Sir, I think that if the party who is calling is giving the dusty summons, then दस्ती सम्मन्स की तो बात ही नहीं है। पॉइंट इज कोर्ट से सम्मन लिए, कोर्ट से सम्मन नहीं लिए। एक एक्स पर्सन को कॉल करने के लिए हमने सम्मन निकलवा दिए। अब मान लीजिए आपने मेरे फेवर में एविडेंस देना है, ठीक, एक स्टूडेंट कह रहा है जी विकास सर अच्छे से पढ़ाते नहीं है, और आप कहना चाहते हो ये तो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने आपको बोल दिया पारिंदर आ जाना यार कोर्ट में, आपने बोला ठीक है सर मैं आ जाऊंगा। तो क्या विदाउट सम्मन्स आना और विद सम्मन्स विटनेस के तौर पे आना, उसमें कुछ अंतर रहता है? शिल्पा, आप इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। सर आई थिंक इन माय ओपिनियन सर विदाउट समन्स नहीं आप आ सकते, आपको या तो एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 311। कोई और स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहेगा? सर आई थिंक आ सकते हैं विदाउट समन्स। हाँ जी नंदिता बताइए प्लीज। सर विदाउट समन्स कैन बी कॉल्ड। आ सकते, तो इसका कोई टेस्टिमनी पर इफेक्ट रहता है? नो सर। एनी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट? हाँ जी ईशिता। Sir, witness can be called without summons, Very good. provided that his name is written in the list of witnesses. ठीक, अदरवाइज 311 लग जाएगा, ठीक है सीआरपीसी में। तो अच्छा इसके हाँ आगे जी। चलिए थोड़ा सा। अब टेस्टिमनी हाँ जी। क्या इफेक्ट है कुछ? No, sir. It is नॉर्मल कोर्ट immaterial. प्रैक्टिस में, नॉर्मल कोर्ट प्रैक्टिस में क्या एडवोकेट्स ऐसे कॉल कर लेते हैं या समन्स भिजवाते हैं? सर कर लेते हैं। कर लेते हैं ऐसे कॉल। चलो इस क्वेश्चन को अपन वाइंड अप करते हैं। नॉर्मली क्या रहता है, नॉर्मली कॉल किसी को भी कर लें, ऐसे समन्स भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन ना कोर्ट के मन में अगर मैं समन्स नहीं भेजूंगा ना, तो कोर्ट के मन में सीधा ये डाउट जाएगा कि यार ये इंटरेस्टेड पर्सन है, विदाउट समन्स ही आ गया। तो प्रैक्टिस में नॉर्मली एडवोकेट्स जो हैं वो समन्स भिजवा देते हैं, चाहे वो कोई भी रिलेटिव ही क्यों ना हो, 24 घंटे साथ में रहने वाला बंदा ही क्यों ना हो, ताकि कोर्ट के मन में सीधा एक डाउट ना चला जाए कि भाई ये इंटरेस्टेड है, इसीलिए ये विदाउट समन्स यहाँ पर पहुंच गया। तो प्रैक्टिस का पार्ट है, अदरवाइज ये टेस्टिमनी ये के ऊपर कोई फर्क नहीं है। लेकिन जैसे अभी पारिंदर ने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, इंटरेस्टेड विटनेस की टेस्टिमनी को हम थोड़ा सस्पिशन के साथ लेके चलते हैं कि भाई ये तो इसके फेवर में ही बोलेगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं। What is the effect of non-examination of a material witness? Non-examination of a material witness. Sir, it will make the prosecution case weak. Any other student? Sir, like you said, the best possible evidence should be brought on record, so it will obviously affect the reliability of the prosecution case and it would be seen with suspicion. ठीक है जी, अगर हमने जो मटेरियल कोई हमारा विटनेस था, इंपॉर्टेंट विटनेस था, उसको नहीं एग्जामिन किया तो ठीक है, कोर्ट उसको कंसिडरेशन में ले लेगा। लेकिन अगर उसके सलील इसी पे आगे आपसे क्वेश्चन है, अगर मटेरियल यानी कि जो हमारा स्टार विटनेस था उसको एग्जामिन नहीं किया, क्या तब भी कन्विक्शन हो सकती है क्या? So if there are other evidences on record which successfully prove the guilt of the accused. ठीक, so question is who is an official witness? सलील, ऑफिशियल विटनेस कौन होता है? Official witness, sir, I believe is a person who is a government servant maybe, and he is supposed to bring some record to the Any other court. student? Any other student who is an official witness? Sir, the official witnesses are the police officers who are the investigating. Normally generally those जो इन्वेस्टिगेट करते हैं मैटर्स को, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एज ए विटनेस? क्या हम आईओ की टेस्टिमनी के बेसिस पर कन्विक्शन कर सकते हैं? So there is a case Girija Prasad versus State of MP. प्रॉपर आंसर करना है। और देखिए
एक और पॉइंट है, जैसे नंदिता अभी आपने आंसर किया, मेरे को ऐसा लगता है जजमेंट आप आंसर करते हैं, कोड करते हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर हमने स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चंस के ऊपर जजमेंट कोड कर दी ना, तो उससे एक पॉइंट मेरे माइंड में आ जाएगा कि भी इस बच्चे को जजमेंट्स के बारे में सारा पता है, तो उससे इफेक्ट क्या होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन ना मेरे फिर जजमेंट्स के ऊपर चलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर तो यू आर फुली अवेयर ऑफ ऑल द जजमेंट्स देन तो इट इज ओके फाइन, नहीं तो अदरवाइज कोई लेटेस्ट जजमेंट उठा के डाल दी और उसके कंटेंट जो कंटेंट्स है उसके बारे में पूछ लिया, फैक्ट्स के बारे में पूछ लिया, फिर शायद कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इट इज ऑल, मेरे को ऐसा लगता है, इट इज जस्ट माई ओपिनियन कि बेटर है कि हम उसके जो लॉजिक हैं, जो रीजंस हैं, उसकी बात करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जजमेंट कोड करोगे दैट इज ओके फाइन, लेकिन वो एक नया रास्ता आपके लिए ओपन करने के चांसेस बन जाएंगे उससे। चलो कीजिए आंसर प्लीज। So the evidence of the investigating officer is not as such is to be discarded prima facie, but where he is the interested witness, it seems that he is the interested witness. In that case, it has to be seen with the suspicion, and we have to see if there is a ring of truth or there is his evidence is cogent and it is in line with the other circumstantial evidence. In that case, it will be relied upon. But मेरा क्वेश्चन क्या था, मैंने क्या पूछा था भाई? sir, evidence of the investigating officer. Evidence of Can there be conviction on the basis of investigating officer? Whether on the testimony, sole testimony of investigating officer, conviction can be based. Sir, not sole testimony. Any other student? Sir, I believe that if nothing adverse is attributed to the investigating officer by the accused, then yes, there can be a conviction on the sole testimony of the investigating officer. Nevertheless, him being an interested witness. आप सलील थोड़ा सा इसको ना एग्जाम्पल के फॉर्मेट में थोड़ा सा बताएं तो जिससे मेरे को आपकी बात के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए। मैं आपसे सहमत तो हूं, लेकिन थोड़ा सा इलेबोरेटेड वे में आप इसको बता दीजिए प्लीज। सर, अगर डिफेंस ने कुछ एट्रीब्यूट ही नहीं किया कि क्यों इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर झूठ बोलेगा, क्यों उसके अगेंस्ट बोलेगा, ही हैज नो ग्राउंड अपार्ट फ्रॉम जो नॉर्मल कोर्स है कि उसको पॉइंट्स मिलेंगे, इफ नथिंग अदरवाइज इज एट्रीब्यूटेड टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, देन कन्विक्शन कैन बी देयर ऑन द सोल टेस्टिमनी ऑफ द अगर सलील मरने वाले बंदे ने, मान लीजिए मर्डर का केस है, मरने वाले बंदे ने डाइंग डिक्लेरेशन दिया है, तो क्या आईओ की टेस्टिमनी के ऊपर कर देंगे कन्विक्शन सोल टेस्टिमनी पे? Dying declaration was given by the victim to the investigating officer. So whether on the sole testimony of the investigating officer, conviction can be done. हाँ जी सलील। Sir, I believe yes. Can I, sir? हाँ जी सिद्धार्थ बोलिए प्लीज। सर सॉरी, आई कुड नॉट इंटरेक्ट अर्लियर, यहाँ पर सर मिलिट्री एरिया तो थोड़ा सा वो साउंड का प्रॉब्लम चल रहा था। तो बेसिकली सर द आंसर इज as far as IU officer को dying declaration is concerned, we can convict. There is no rule that prohibits under the Indian Evidence Act that you cannot act on the dying declaration given to a police officer or the IU. Having said that, since police is an interested party, court would always look for corroboration in the case of dying declaration. So as a matter of prudence, corroboration is required. Very very good answer. एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस corroboration इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज हमारे पास ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसके बेसिस पर हम कहें कि भाई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की corroboration के बिना कन्विक्शन नहीं हो सकते। तो सिद्धार्थ क्वेश्चन आपसे ही है, हाउ टू corroborate द एविडेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर? Sir, we can check on other evidence on record. Do we have any other circumstantial evidence? There are no other witnesses. There are no Then other we can witnesses in the case. So we can check for other circumstantial evidence. We can also corroborate the IU's testimony by calling him personally as well. That is also one way of checking him around. So and रुकिए नंदिता रुकिए प्लीज। हाँ जी सिद्धार्थ प्लीज। Sir, so this would be my answer, that we can check IU personally by calling him as well, and then also we can look for other circumstantial evidence whether his story is a complete chain of events that is true to the case or not. Sir. शिवा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज, मार्गदर्शन कीजिए हमारा। Sir, in this case, in order to corroborate the evidence of IU, he must be called for his examination, and then he has to go through the test of cross-examination. And if he makes any reference to the case diary, then the court may also make reference to the case diary so as to go through that whether the investigation was conducted in a proper way, and in the on the basis of cross-examination, if the IU stands the test of cross-examination, then the court may act upon the evidence of IU. ठीक है, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं किसी नए। So there is one more circumstance.
हाँ जी, बताइए बताइए नंदिता, आप कंप्लीट कर दीजिए पहले। Sir, also in this dying declaration case, we can ask or seek the explanation from the IU as to why the dying declaration was not recorded by the magistrate or otherwise, and if he can give a देखो proper explanation इफ्स also. एंड बट्स तो बहुत ही हैं, इफ्स एंड बट्स की तो गिनती ही नहीं है कोई, इफ्स एंड बट्स का तो देखो अंत ही नहीं कोई होएगा। Sir, but we have to seek explanation from him that why it was not recorded by magistrate or otherwise. So dying declaration. देयर आर सो मेनी जजमेंट्स, और उन जजमेंट्स में उन्होंने यही लिखा है कि भाई अगर वो डाइंग डिक्लेरेशन जो दिया गया है और वो जिस पर्सन को दिया है उस बात से आपको कॉन्फिडेंस इंस्पायर हो रहा है, तो उस केस में अब मरने वाला बंदा पहले कहेगा आईओ को, भाई एक बंदा ढूंढ कर लेके आ, मैं क्योंकि आप पुलिस वाले हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो आपको जो मैं टेस्टिमनी दूंगा उसके बेसिस के ऊपर तो कोर्ट कन्विक्शन कर नहीं पाएगा, कोर्ट आपसे पूछेगा कि भाई एक और बंदा चाहिए, ठीक, और आईओ कहेगा भाई तू अभी 2 मिनट अपनी सांसें बचा के रख, मैं एक बंदे को लेकर आता हूँ। अब देखो ये तो देखो नॉट पॉसिबल, ठीक है पूछ लेंगे, तो उसका भी तो आंसर होगा उसके पास कि भाई वो मरने वाला था, सिचुएशन ऐसी थी, ठीक, वो उसको एक्सप्लेन कर देगा। देखो इफ्स एंड बट्स की कोई बात नहीं है, लेकिन जो सिद्धार्थ ने आंसर, शायद सिद्धार्थ ने आंसर किया था इस क्वेश्चन का, तो वो पॉइंट वही है कि ऐसा कोई रूल नहीं है स्पेसिफिकली कि एविडेंस में लिख रखा हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। और जो जजमेंट्स की बात है तो देखिए जजमेंट्स दोनों तरफ ही रहती हैं, एक ही पॉइंट पे के ऊपर दोनों तरफ जजमेंट्स रहती हैं। ललिता कुमारी देखो कब जाके सेटल हुआ, तो जजमेंट्स हमको दोनों तरफ मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो एडवोकेट्स कोर्ट में प्रैक्टिस में आते हैं वो अपनी तरफ से दोनों तरफ से पॉइंट्स लेकर आते हैं, ये वाला एडवोकेट कहेगा जी बेल होनी चाहिए, ये कहेगा इसी तरह के सर्कमस्टेंस थे, तो जजमेंट्स दोनों तरफ चल रही हैं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वासु। हाँ जी वासु, क्वेश्चन इज हु इज ए सॉलिटरी विटनेस। हाँ जी वासु, हु इज ए सॉलिटरी विटनेस। हाँ जी, एनी अदर स्टूडेंट। सोल विटनेस, हाँ बेसिकली बात तो वही, बिल्कुल सही बात है वासु, बिल्कुल सही कहा आपने, एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। सोल विटनेस सर, अगर हम देखें सर, जो मतलब सीन में किसी बंदे ने एक नहीं देखा हो सर इवेंट, so एक witness है whether on the testimony of a sole witness conviction can be made. So yes, if we can conspire the confidence from that witness. आप इस पॉइंट को थोड़ा सा इलस्ट्रेट करेंगे, इलैबोरेट करेंगे प्लीज। Yes sir, I can remember sir the case in which sir dying declaration of the mother also works sir. Tejaram Patil case है sir, I think different thing, illustrate कीजिए इस पॉइंट को। So supposedly sir, there are 3 people in a room and one killed the another. खत्म करो ना यार, रेप केस है, रेप ऐसा है, वो एक ऐसा ऑफेंस है जो मतलब पब्लिक एरिया में तो हो नहीं सकता, कोई कंफाइंड एरिया में होगा, वहां पर टेस्टिमनी ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स क्या सफिशिएंट है? यस सर। ठीक है फिर चलो आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शिफाली का। हाउ ए ट्रैप विटनेस इज डिफरेंट फ्रॉम स्टॉक विटनेस? So trap witness is a witness who the police traps in the case, as in he's in a way he's forced to become the witness in a case, and stock witnesses are the kind of the informants of the police who the police has to help with the investigation, and then they are called to help in the investigation. As far Any as other I... student भाई? May I sir? So may I? नहीं। और रूपाली आप बताइए प्लीज। This concept. हाँ जी रूपाली। रूपाली आपका आंसर नहीं आया भाई। I'm speaking, sir. हाँ जी बोलिए प्लीज। Sir, I'm not clear with the difference, sir. Okay. Any other student? May I sir? हाँ जी सिद्धार्थ प्लीज। Sir, basically a trap witness is a witness that is
a part and call of the police investigation, who the police take along to catch a person around red-handed. Now, trap are also of two kinds: legitimate trap or illegitimate trap. Legitimate trap is the one in which a bribe has already been offered, and now we have to catch that person red-handed. So that person would not be seen as an accomplice. Now, if there is an illegitimate trap, that bribe has not been offered yet, the police is taking a chance to catch a person with the help of a trap witness. That is an illegitimate trap, and they will be seen as an accomplice because presently in India there is no law to legitimize such illegitimate trap. Now, a stock witness is a witness who are available at the beck and call of the police, and police asks them just to strengthen the case of the prosecution. They would not tell truth to the court, and they are just doing the lip service of the police. वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए, ट्रैप विटनेस जो है, जैसे करप्शन के केसेस में ये ट्रैप लगाते हैं, उसको बोलते हैं जो विटनेस साथ में जाता है। नॉर्मली ये एरिया का जो गस्टेड ऑफिसर्स होते हैं उनकी एक लिस्ट होती है पुलिस वालों के पास, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की पहले से ड्यूटीज लगा रखी होती है कि मंडे को ये ऑफिस से बंदा जाएगा, ट्यूसडे को इस ऑफिस से कोई गस्टेड ऑफिसर जाएगा। तो ट्रैप में इस तरह से वो विटनेसेस को साथ लेके जाते हैं, क्योंकि पुलिस की बात के ऊपर कोर्ट ने विश्वास नहीं करना, तो ये इंडिपेंडेंट विटनेसेस वो साथ लेके जाते हैं, ट्रैप भी जाते हैं। और रही बात स्टॉक विटनेस की, जब पुलिस को लगता है कि उनका केस उतना मतलब स्ट्रांग नहीं है, तो उस केस में वो स्टॉक विटनेस की हेल्प लेते हैं कि अपने पॉइंट्स को, अपने फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए। अब एविडेंशियरी वैल्यू की बात कर लें तो भाई स्टॉक विटनेस, हाँ जी, स्टॉक विटनेस की एविडेंशियरी वैल्यू क्या रहेगी भाई? Not reliable, sir, because they are just doing lip. हाँ जी, शिखा बताइए प्लीज। So once it is proved that a particular person is stock witness, the court cannot take into consideration the evidence of a stock हाँ ठीक है, witness. It has to क्योंकि be स्टॉक regarded. विटनेस एक बार ये प्रूव कर दिया कि वो स्टॉक विटनेस है, उसकी बात के ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। तो शिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ही पूछते हैं। सपोज एक्स पर्सन किल्ड द टॉप मोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द कंट्री एंड देयर इज नो डाउट of his involvement in the crime, but still two views are possible after receiving all the evidence. मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ तक। Suppose X person killed the topmost politician of the country and there is no doubt of his involvement in the crime, but still two views are possible after receiving all the evidence. What would you do in such a situation? Sir, I would like a famous judgment of Saliram versus State of Himachal Pradesh. I am sorry, sir, I told not to do that. But it says that one of the principles that runs, a golden principle that runs through the criminal justice system, in our criminal justice system, that if two views are possible and one favoring the accused must be preferred, since there is a presumption of innocence of the accused. And benefit of doubt must be given to the accused person. तो बेसिक क्रक्स जो आपकी बात से मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है इट मस्ट बी गिवन टू द अक्यूज्ड पर्सन। वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ सस्पिशन इज डिफरेंट फ्रॉम प्रूफ? हाउ सस्पिशन इज डिफरेंट फ्रॉम प्रूफ? नहीं, सबसे पूछ रहे हैं। Any student, suspicion and proof में क्या difference रहता है भाई? Sir, suspicion is something which is based upon the assumptions of the court. That means it is not something which is very, we can say 100% foolproof. But whereas on the other side, proof is something which is based upon the evidences, which is clear cut from the evidences or the witnesses. And as the court has said that every case must depend upon the proofs and not mere surmises or conjectures. ठीक है अक्षय, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी रहेगा क्वेश्चन, सभी ने ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन इज सपोज अक्षय यू आर ए जुडिशियल ऑफिसर, कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है? Yes sir. Suppose you are a judicial officer, there is evidence before you during the trial, but in the evidence there are some discrepancies, contradictions and improvements in the testimony of a particular witness. In such a situation, whether you will take such evidence into consideration or not? मैं अगर आप चाहो तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, अगर क्लियर है तो आप आंसर कर दीजिए प्लीज। सर एक बार कर दीजिए रिपीट। Suppose you are a judicial officer, there is evidence before you during the trial, but in the evidence there are some discrepancies, contradictions and improvements in the testimony of a particular witness. In such a situation, whether you will take such evidence into consideration?
Sir, it will depend upon the level of contradictions and level of improvements. If the improvements and contradiction are minor, sir, that will not affect the case. For example, in section in 161 or 164, he has said that he saw A at around 8:30 p.m. And when he is presented before before me, he is saying that he saw him at 9. So, sir, these are minor contradiction because the time gap between those investigation time and the trial time, it is huge, and it is not possible for a person to remember nitty-gritties to such a level. But if the contradiction are so wide, for example, in 161 or 164, he said that he saw A committing a crime, but in a statement before the court, he is saying that he saw B committing a crime. Then these are the major contradiction where his credit and his he will not be proved trustworthy there. Sir, there he will be taken as contradicting himself and not reliable. ठीक है, ट्राई टू कीप इट कन्फाइन। ठीक है, थोड़ा सा इसको ब्रीफ में आंसर आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया से आपने उसको आंसर किया, थोड़ा सा ब्रीफ रखेंगे। वनीत, क्वेश्चन आपसे है, व्हाट इज प्रोबेटिव वैल्यू? I'm not aware, sir. I'm not aware. What is probative value? Any student? Sir, probative value is the evidentiary value. That what is the value of a witness. For example, there are two different things, that someone is competent and someone, what is the evidentiary value? It is the value which the court will give him depending upon his statements and depending upon his reliability. ठीक है जी, प्रोबेटिव वैल्यू बेसिकली उसकी एविडेंशियरी वैल्यू के ऊपर इफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलील आप बताइए, व्हाट इज एग्जिबिट एंड व्हाट इज मार्क? Sir, when a document is admitted in evidence, when it is provided for evidence, it is a mark, but when it is admitted into evidence, it becomes an exhibit. थोड़ा सा That is एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज इसको। Sir, when the document is attached with the suppose plain or written statement, it's a mark. But when the person who has presented that document, suppose it's a report, it's a medical report, when the doctor comes and he proves the document is admitted into evidence and it then becomes an exhibit. ठीक, कोई और स्टूडेंट? चलो ठीक है सर, एक क्वेश्चन था सर, ये प्रोसीजर क्या होता है मार्क लगाने का? इन ब्रीफ बता दो। ये मार्क और एग्जिबिट कब लगता है? शिवाली का आप आंसर करना चाहेंगे मार्क और एग्जिबिट के ऊपर? नहीं तो शिम्पा की हेल्प लेंगे आप इसके ऊपर। No, sir, I am not aware of that. हाँ जी शिम्पा। Sir, when the documents are attached with the file, but they are not proved by any witness, by the production of original documents, particularly, such as Salil said that doctor came in the court. जैसे सर डॉक्टर ने आया और उसने बताया भी एमएलआर मैंने काटी थी, तो अब एमएलआर के वो जब अपने एविडेंस में ले आएगा और उस पे फिर एग्जिबिट लग जाएगा सर। उससे पहले मार्क? उससे पहले सर वो मार्क। अगर अपन स्टूडेंट्स को बिल्कुल ब्रीफ में कहें तो शिम्पा क्या ये कहना ठीक होगा कि जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टेंडर कर दिया जाता है उसके ऊपर तो एग्जिबिट लगा देते हैं, और अगर कोई फोटोकॉपी वगैरह शेयर की जाती है उसके ऊपर इनिशियली मार्क लगता है? यस सर। तो बिल्कुल ब्रीफ में जी इसका आंसर आपने सिर्फ ये याद रखना है आंसर करने के लिए, अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से एविडेंस कहने वाले हैं। तो जो मार्क और एग्जिबिट का डिफरेंस है, अगर ओरिजिनल टेंडर कर दिया जाए तो बिल्कुल ब्रीफ में बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आगे टेक्निकलिटीज जरूर हैं, बट ब्रीफ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर एग्जिबिट लग जाता है और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं फोटोकॉपी वगैरह है उसके ऊपर मार्क लग जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलो अमनदीश, क्वेश्चन आपसे है। अमनदीश, क्वेश्चन इज, यू आर ए जुडिशियल ऑफिसर एंड ए डॉक्यूमेंट इज टेंडर्ड बिफोर यू, दैट इज फॉर एग्जाम्पल ए रेंट डीड। आप जुडिशियल ऑफिसर हो, आपके सामने एक रेंट डीड टेंडर किया गया है, यू वॉन्ट टू एडमिट दैट डॉक्यूमेंट इन एविडेंस। आप उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस में एडमिट करना चाहते हो, तो हाउ यू विल प्रोसीड? So for the admissibility of the said document, firstly I'll call the party itself who has executed it, and if that party is not available, the second option could be the expert witness. His opinion can be taken into consideration. बट डोंट यू थिंक अमनदीश की ये तो बात होगी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने की। माय क्वेश्चन इज, आपने एडमिट करना है, अभी तो प्रूफ की बात ही नहीं हुई, अभी तो सिर्फ मेरे पास डॉक्यूमेंट आया है, आप जुडिशियल ऑफिसर हो, मैंने आपकी कोर्ट में टेंडर किया है, अभी तो देखो पार्टी भी नहीं है मेरे साथ, उन्होंने बोला था कि वे रेंट डीड आप टेंडर कर देंगे, तो मैंने रेंट डीड आपके कोर्ट में लाकर, आप जुडिशियल ऑफिसर हो, मैंने आपको हैंड ओवर कर दी,
रेंट डीड। तो मेरा क्वेश्चन है कि आप कैसे एडमिट करेंगे इस चीज को, इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर प्रोविजन है कुछ? Sir, I'm not able to कोई recall बात नहीं this. जी, नो इश्यूज। हाँ जी, कोई और स्टूडेंट प्लीज। ऑर्डर Sir? 13 रूल 4 पढ़ा है सीपीसी? ऑर्डर 13 रूल 4, हाउ टू एडमिट ए डॉक्यूमेंट। ऑर्डर 13 रूल 4 में इस क्वेश्चन का आंसर पड़ा है। देखो, जब भी आप एविडेंस कहोगे तो आप दो रास्ते और खोल देंगे, वैसे चाहते या ना चाहते हुए, एविडेंस का कनेक्शन सीपीसी और सीआरपीसी के साथ। अगर आप इसको एविडेंस में ढूंढोगे तो कि भी एडमिट कैसे करना है, तो मैंने क्वेश्चन ही ये पूछा था कि डॉक्यूमेंट को एडमिट करना है, प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे। अब डॉक्यूमेंट को एडमिट करने का प्रोसीजर ऑर्डर 13 रूल 4 में लिखा है, अगर आप वहां पर चेक करना चाहें आपको वहां पर इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलता हूं। रचना, क्वेश्चन आपसे है, सपोज यू हैव एडमिटेड ए डॉक्यूमेंट इन एविडेंस, स्टिल वेदर द सेम इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड देयर आफ्टर। आपने एक डॉक्यूमेंट को एडमिट कर लिया है ऑर्डर 13 रूल 4 के हिसाब से, क्या अभी भी इस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने की जरूरत है एडमिट होने के बाद भी? Sorry, sir. अभी तो मैंने खुद ही बताया तो है। अमनदीश ने उसका आंसर किया था। अमनदीश कह रहे थे कि उसको प्रूव करने के लिए उसको कॉल कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं, तो तभी तो मैंने बताया था कि भाई पहले ये तो एडमिट हो रहा है, तो एडमिट के बाद Okay, भी sir. प्रूव करने की प्रोविजंस जो है प्रूव तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, शिखा आप कुछ कहना चाहते थे प्लीज। Yes, sir, I wanted to answer this question. Sir, Section 165 of the Indian Evidence Act says that the judgment shall be based upon the facts which are relevant and proved. So any document which is admitted has to be proved so that it can form the basis of a judgment. ठीक है जी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। शिवा, आपसे क्वेश्चन है, इफ ए डॉक्यूमेंट इज insufficiently stamped, can the court admit the same? Sir, if the document is insufficiently stamped, court may still admit the document, as procedure is a handmaid of justice, and court will not. If it is insufficiently stamped, that is a point between the state and the suitor, and the court may still admit it. तो स्टेट कोर्ट को सैलरी कौन देगा? शिवा जी, Like to answer this question. Section. हाँ जी, रूपाली कीजिए प्लीज, आंसर कीजिए। Sir, Order 7, Rule 11. Sir, rejection of plaint. If insufficiently. insufficiently So, stamped। Stamp Act will come into play in this. बट देखिए रूपाली, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन ये था, इफ ए डॉक्यूमेंट इज इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड, वो प्लेंट की बात है जो आप कह रहे हो। मैं वर्ड प्लेंट नहीं यूज कर रहा यहाँ पर, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट। Sir, can I answer? हाँ जी नंदिता प्लीज। Sir, under Section 33 of the Stamp Act, it has to be 35. It has to be stamped. Only then it can be admissible in evidence. Under 33 can impound and give back to the SDM or the magistrate who will get it stamped after getting the penalty from ठीक है the जी, party. और आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। निवेदिता, क्वेश्चन आपसे है। निवेदिता, आप सुन पा रहे हो मेरी आवाज? कोई बात नहीं। हाँ जी मुनीश। हाँ जी मुनीश, क्या हाल है? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी, ठीक हो? हाँ जी सर। चलो एक क्वेश्चन आपसे है, ध्यान हाँ से जी। सुनना भी सभी लोग। ए डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बट इट वाज नॉट रजिस्टर्ड, whether according to the latest judgment given by the Supreme Court in the year 2022, can the trial court by using its inherent powers under section 151 CPC can admit the same in evidence? मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। एक डॉक्यूमेंट अनरजिस्टर्ड है, उसको रजिस्टर करवाना कंपलसरी था, क्या सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट जजमेंट आई है 2022 में, उसके अकॉर्डिंगली ट्रायल कोर्ट अपनी इनहेरेंट पार्ट्स को यूज करते हुए उस डॉक्यूमेंट को एडमिट कर पाएगा? Yes sir. Sir, I am not aware of the judgment, but I can try as per my opinions. प्लीज।
It can be, sir. Court can be used it as an evidence. Registration, I think, cannot be a bar to use it as an evidence. But what about Section 49 Registration Act? But in the interest of justice, merely registration cannot be create a hindrance in the path of justice, I think, because we are talking about inherent powers. Any other Question student? repeat And कर दोगे एक बार? हाँ जी सलील। सर क्वेश्चन रिपीट कर दोगे एक बार प्लीज? हाँ जी, क्वेश्चन ये है कि एक डॉक्यूमेंट है जो अनरजिस्टर्ड है, लेकिन वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल होना चाहिए था, लेकिन रजिस्टर हुआ नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट जजमेंट आई है 2022 में, उसके अकॉर्डिंगली जो ट्रायल कोर्ट है अपनी इनहेरेंट पावर्स को यूज करते हुए उस डॉक्यूमेंट को कंसिडरेशन में ले सकता है फॉर ऑल द पर्पसेस? Any student want to answer this question or want to quote that judgment? सर इनहेरेंट पावर का यूज नहीं कर सकते एक्सप्रेस प्रोविजन को बार को। अच्छा ये अक्षय प्लीज। Sir, I think court can't go against section 17 read with 49 when it is compulsory registrable document because inherent power can't be used against a statute. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अच्छा चलो कोई बात नहीं, आगे बताइए प्लीज। एनी अदर स्टूडेंट? Sir, Section 49 of the Registration Act says that the document can be relied for collateral purpose or for the specific performance. The court can आंसर चाहिए कि मतलब फॉर ऑल पर्पसेस। आई एम यूजिंग इन क्वेश्चन द वर्ड्स फॉर ऑल पर्पसेस। Sir, inherent power cannot be used to override the express provision of the law. Section 49 clearly bars that document which is compulsorily registrable. समझ गया। आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को फॉलो नहीं करते सभी लोग, ये समझ में आ गया मेरे को। वैसे तो जी सच में ऐसी कोई जजमेंट है ही नहीं। और रुक जाओ भाई, रुक जाओ। ऐसी कोई जजमेंट है ही नहीं, ये तो सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए मैंने पूछा था। ऐसी कोई जजमेंट ना तो आई है, और जो अनुभव ने पॉइंट कहा था बिल्कुल 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 ठीक आंसर कहा था कि आप इनहेरेंट पावर्स को जो बेसिक हमारी रूल्स बता रखे हैं, कोई सब्सटेंटिव रूल्स क्रिएट कर रखे हैं, उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते। तो ये तो सिर्फ पूछने के लिए था कि आप मेरे क्वेश्चन में थोड़ा सा फंस जाओ कि हाँ इस तरह की कोई जजमेंट आई होगी, अगर मैं स्पेसिफिकली बोल ही रहा हूँ तो आई होगी। तो ऐसी कोई जजमेंट नहीं है और ना ही हम इस तरह से कर सकते हैं। आगे चलता हूँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनना। वेदर द एंट्रीज मेड इन अकाउंट बुक्स including electronic form is relevant. I am repeating my question. Whether the entries made in account books including electronic record form electronic form is relevant? Yes sir. Yes sir. Section 34. Very good. Section 34. Very good. आगे चलते हैं। आगे ना कुछ जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सीक्वेंस में चलेंगे, तो थोड़ा सा ये फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा उस सीक्वेंस में, तो थोड़ा सा सीक्वेंस को ध्यान में रखना और क्वेश्चन को सुनते जाएंगे, आंसर करते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन दिस सीक्वेंस, वेदर द एक्ट डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट इन रिलेशन टू सेक्शन 74। मैं अपने क्वेश्चन को दोहरा देता हूं। Yes, sir. वेदर द एक्ट डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट इन रिलेशन टू सेक्शन 74। Yes, sir. Yes sir. हाँ जी शिंपा। Yes sir. आपसे ये क्वेश्चन पूछने का पर्टिकुलर पर्पज है, मेरे को पता है कि आप थोड़ा सा इसको आगे एलेबोरेट कर पाएंगे। तो क्वेश्चन आपसे ये है, क्या एक डॉक्यूमेंट जो पब्लिक सर्वेंट ने बनाया है, क्या वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है? Yes sir. सेक्शन 70. Sir, I'm not able to recall the 74। वेरी गुड। आपके पास BA एक्ट है शिंपा? Yes sir. थोड़ा सा जल्दी से चेक कीजिए प्लीज। 74। अभी रुकिए बाकी सभी लोग। Yes sir. ठीक है, आगे चलते हैं। वेदर ए पर्सन, अभी शिंपा आपसे ही क्वेश्चन है, वेदर ए Yes, sir. पर्सन इज हैविंग द राइट टू गेट सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सेम। Yes sir. If he pays the fees, required fees. अंडर सेक्शन Sir, I think it's 78. 76। Sir, चेक 76 कीजिए, sir. हेडिंग चेक कर लीजिए प्लीज। Yes sir. तो इसी सीक्वेंस में थर्ड क्वेश्चन, वेदर ए रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 293 CRPC। Yes sir. Whether a report prepared by government scientific expert under section 293 CRPC is a public document? No sir, it is I think between the state and the investigating agency नहीं, and that particular.
चलो और institution. स्टूडेंट से आंसर लेते हैं। जो गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट ने रिपोर्ट तैयार की है 293 में, क्या वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है या नहीं है? एनी अदर स्टूडेंट? यस Sir. अनुभव क्या कहा है आपने? यस और नो? यस सर हाँ जी नंदिता। Sir, yes. तो शिंपा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया कि भी नहीं है, तो मेरा क्वेश्चन ये है, पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं? Yes sir. तो क्या ये जो गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट ने कोई एफएसएल की रिपोर्ट तैयार की है, ये एफएसएल की रिपोर्ट जो अक्यूज्ड पर्सन है वो उसकी सर्टिफाइड कॉपी उस डिपार्टमेंट से निकलवा सकता है? Sir, I'm not aware about this. अब इस बात को सुनिए और समझिए सभी लोग। देखिए 290, देखो पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ 74 तक कन्फाइन मत करना। पब्लिक डॉक्यूमेंट क्यों बनता है, उसके पीछे पर्पस क्या है, वो ये है कि भाई जो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी है, स्टेट है, पर्संस हैं, उसके रिकॉर्ड्स को कीप करने के लिए वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का सारा सिस्टम इन्होंने क्रिएट कर दिया। लेकिन उसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सेक्शन 76, मतलब 74 अकेला नहीं पढ़ना, 76 साथ में चलेगा। और 76 क्या कहता है? 76 कहता है कि भाई आप सर्टिफाइड कॉपीज उसकी ले सकते हो, आप सर्टिफाइड कॉपीज उनकी ले सकते हो, ठीक है। और इसलिए इसको पब्लिक डॉक्यूमेंट कहा जाता है। जो 293 में रिकॉर्ड तैयार होता है उसको हम पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि पर्सन उसकी सर्टिफाइड कॉपी नहीं ले सकता, ठीक है। तो इस बात को लिखना चाहें, एक लाइन में लिख लें, ए रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 293 is not a public document. A report prepared by government scientific expert under section 293 CRPC is not a public document. थोड़ा सा लेंथी रहेगा, लिख लीजिए। because section 74 refers to that act of a public servant, because section 74 refers to that act of public servant for which public inspection can be done, full stop. But such a report can't be inspected by interested person. But such a report can't be inspected by इंटरेस्टेड पर्सन। और लास्ट एक स्टार बना के इसी के नीचे लिख दीजिए पॉइंट, इसी लाइन के नीचे, पब्लिक रिकॉर्ड इज बेसिकली टू कीप रिकॉर्ड, पब्लिक रिकॉर्ड इज बेसिकली टू कीप रिकॉर्ड फॉर कंजम्पशन ऑफ पब्लिक एट लार्ज। पब्लिक रिकॉर्ड इज बेसिकली टू कीप रिकॉर्ड फॉर कंजम्पशन ऑफ पब्लिक एट लार्ज। चलो एक आसान से क्वेश्चन के साथ आगे चलते हैं। सर आरटीआई में जो कॉपी लें वो पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी मानी जाएगी सर? वो ऐसा नहीं होता, आरटीआई का प्रोसेस अलग है। इसको ऐसा नहीं, मैं ये कह रहा कि अक्यूज को कॉपी मिलती नहीं है, अक्यूज को कॉपी मिलती है, वो कोर्ट के थ्रू मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वेदर ए जजमेंट ऑफ ए सिविल केस कैन बी यूज्ड इन ए क्रिमिनल केस? सभी हो यहाँ पे, चले गए हो? Sir, may I try to answer this? हाँ जी सिद्धार्थ बोलिए, प्लीज बोलिए। Sir, इसके ऊपर I would like to quote two provisions in the Evidence Act. One is section 33, in which relevancy has been given if something that is in perspective to witness. If he has said something in a particular proceeding, then in subsequent proceeding, if he is not available, then we can use it. However, there is a case, KG Prem Shankar versus Inspector of Police, in which it was held. Now, this is vis-a-vis section 40 to 44. It was said if something has been decided in a civil case, this is according to the latest trend of judgments, it would be relevant in a criminal case as well. However, not conclusive. चलो सेम कॉज के ऊपर हैं तो उसको अपन कंक्लूसिव फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एज ए रेलिवेंट फैक्ट आप उसको यूज कर सकते हैं। यही कहा है ना सिद्धार्थ आपने? Yes, sir. ठीक है जी। सिद्धार्थ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर देयर इज एनीथिंग इन एविडेंस व्हिच इज नॉट डिक्लेयर्ड एज रेलेवेंट बट स्टिल एडमिसिबल?
Sir, impeaching the credit of a witness, not given under character of a witness. I'm so sorry. So it is not given under 6 to 55, but it is still treated as an admissible fact. Evidence is laid on the same, sir. ठीक है, वेरी गुड। रचना, आपसे क्वेश्चन है। हाँ जी रचना। हेलो सर। हाँ जी रचना, क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो आर्बिट्रेटर्स के ऊपर अप्लाई नहीं करता। माय क्वेश्चन इज व्हाई? Sir, today I'm not able to recollect anything. I don't know why. हाँ जी गगन। Sir, I'm not able to recall about it. भाई So may I? व्हाट इज लॉ? लॉ इज कॉमन सेंस। अब ये बताओ, आर्बिट्रेटर्स क्यों बाहर निकाल दिया? आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट करवानी है, यही पर्पस है। आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट्स करवानी है। अगर आर्बिट्रेटर को भी वहीं पर फंसा दिया टेक्निकलिटीज ऑफ लॉ में, फिर तो हो गया काम। फिर आर्बिट्रेटर कैसे काम करेगा? फिर जो सीपीसी में प्रोविजंस बना दी इन्होंने एडीआर की, उसको कैसे यूज करोगे आप? कर पाओगे क्या? तो आर्बिट्रेटर्स जो हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस यूज कर लेते हैं। एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस यूज कर लेते हैं। ठीक है जी। ब्रेक की जरूरत तो नहीं है? No, sir. Also, sir, the definition of court excludes the arbitrators and has to be read along with section 1 itself. ठीक है बच्चे, पॉइंट वो तो ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन था व्हाई, क्यों निकाला गया है वो So, because we डेफिनेशन? have तो separate act for those provisions. For the arbitration act, we have the main purpose is to do the out of court settlement, speedy justice, But and according to the also apply Arbitration this. and Conciliation Act, but according to the Arbitration and Conciliation Act, किन किन बातों को आर्बिट्रेटर ने ध्यान में रखना है एट द टाइम ऑफ गिविंग अवार्ड? अमन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। बट अकॉर्डिंग टू आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट, किन किन बातों को आर्बिट्रेटर ने ध्यान में रखना है, और उसकी प्रोविजंस भी साथ में कोड कर दीजिए प्लीज। So, I haven't read the act per se, but yes, the strict rules of evidence has not to be applied, but the principles of the evidence, तो natural बस justice, मेरे those will be इस applicable. पॉइंट को समझना, और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे हमने 16 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, हम इसके बाहर कोई भी रेफरेंस देंगे तो शायद से एक एरिया हम ओपन कर लेंगे। और हाई कोर्ट में देखिए आर्बिट्रेशन के मैटर्स मेरे ख्याल से शिफाली का जाते हैं हाई कोर्ट में मैटर आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन के। सर हाई कोर्ट में तो नहीं आते मोस्टली आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन के। और कहाँ पे जाते हैं ये नॉर्मल? 34 में जाते हैं हाई कोर्ट में, जब इंटरिम के अगेंस्ट आप लेकर जाते हो पिटिशन। तो देखिए सर एक्चुअली हाई कोर्ट में तब आते हैं जब उधर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जब नहीं हो पाती है ना सर, जब बैक टू कोर्ट तब आते हैं, वैसे अदरवाइज तभी कह रहा हूँ क्योंकि देखो हाई कोर्ट हमारी इंटरव्यू जो कंडक्ट करनी है वो हाई कोर्ट जजेस बैठेंगे नहीं वहां पर, तो हम एक नया रास्ता ओपन नहीं करके देंगे। ये नया रास्ता आपने ओपन कर दिया, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट पे चला जाएगा मैटर। और हमने अपनी इंटरव्यूज को कन्फाइन करना है, यानी कि जितना भी देखो आप बोल दोगे आगे आगे जाके कि भाई ये ऐसा है, इसमें ऐसा हो सकता है, उसके लिए अलग से एक्ट बना है, तो उससे मेरे को लगता है जाएं या ना जाएं, देखो मेरे को ऐसा लगता है कि हमको कन्फाइन करना चाहिए आंसर को कैसे भी करके, ताकि अगले के लिए एक नया रास्ता ना हम ओपन करें। बाकी देखिए सभी लोग आप अपना व्यूज जो आपका माइंड कहता है उसके हिसाब से चलिए। जो मेरे को लगता है मैंने आपको आपके साथ शेयर कर दिया कि जितना हम आगे जाएंगे उससे प्रॉब्लम बढ़ेगी, प्रॉब्लम कम नहीं होएगी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अक्षय। यस सर। अक्षय, अपन नॉर्मली देखते हैं जब अपन मान लीजिए चंडीगढ़ से घर पर वापस जा रहे हैं, ठीक है, तो रास्ते में ट्रीज लगे रहते हैं, ट्रीज के ऊपर ना नंबरिंग कर रखी होती है, देखा कभी ऐसे अक्षय? सर ट्रीज दे साइड ते करी हुंदी है सर, नंबर ट्री के ऊपर भी नंबर किया होता है कुछ, कई बार मतलब लिखा भी होता है कुछ, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के बिहाफ पर कह लीजिए। यस सर। तो क्या उस ट्री को अपन डॉक्यूमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं? Sir, I think yes, because document means any matter expressed and not the substance. So as per section 3, it will be taken as a document.
वेरी गुड। इशिता, क्वेश्चन आपसे ये है, ए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन वाज गोइंग ऑन बिटवीन टू पर्सन्स. A telephonic conversation was going on between two persons, and at the same time, a third person reduced the same into writing. Whether Okay. whether that conversation over the phone can be considered as a document. मैं repeat कर देता हूँ अपना question. A telephonic conversation was going on between two persons. At the same time, a third person reduced the same into writing. Whether that conversation over phone can be considered as a document. So I'm not sure Any because other student? हाँ जी इशिता, वासु बताइए प्लीज, आप कुछ कहना चाहते हैं? Yes, sir, it can be used. ये है whether it is to be considered as a document. Yes, sir. Any other student, please? Yes, sir. So if we look at the definition, any matter which is stressed upon any substance by the means of letter to the hand, more of those means which may be used for the purpose of recording तो that ये है matter. क्या? So recording है सर, तो होना तो चाहिए सर, मतलब बाहर तो कोई नहीं. कॉल रिकॉर्डिंग ही हुई है सर, कॉल तो इवेपोरेट हो गई. Sir, in my view, it is not a document. In my view, Very good. however, ये अगर हम डॉक्यूमेंट इसको नहीं है. admission, अब जो इस बात से सपोर्ट करते हैं वो अपना रीजन दे दो क्यों. sir, because the persons who are तो मैंने taking part क्वेश्चन in में the देखिए जो रिकॉर्ड उसने तैयार किया उसकी बात नहीं की. मैंने क्या बोला था कि भाई जो टेलीफोन कन्वर्सेशन ओवर द फोन हुआ है, क्या उसको अपन डॉक्यूमेंट मानेंगे? वो डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन शिखा पढ़ रहे थे आप, तो एक बार पढ़ दीजिए प्लीज वापस से शिखा डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन. So document means any matter which is expressed upon any substance by the means of letter, figure, or ठीक है जी, word, वो mark, or एक्सप्रेस more होना of those जरूरी means. है, लिखा हुआ होना जरूरी है. ये तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन था, वो तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में. हाँ, इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ. आप सबको मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट वर्ड्स मैं यूज करूंगा उससे आपको समझ में आ जाएगा. अगर इसी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लिया जाए तो क्या ये डॉक्यूमेंट है? हाँ, ये डॉक्यूमेंट है. तो देखो दो अलग अलग बातें चल रही हैं. टेलीफोन पर बात हुआ, किसी ने लिख लिया, वो लिखा हुआ वो डॉक्यूमेंट है, जो बात हुई वो डॉक्यूमेंट नहीं है. अगर इसी की टेलीफोन रिकॉर्डिंग कर ली गई फिर वो डॉक्यूमेंट बन जाएगा. तो अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछूं, वेदर टेप रिकॉर्डिंग कन्वर्सेशन इज ए डॉक्यूमेंट, तो आंसर यस, इट इज ए डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें जी. Sir, can you please again explain this? I missed this, sir. अमरीश, मैंने सिर्फ ये बोला था बच्चे कि अगर जैसे अब हम सभी लोग बात कर रहे हैं आपस में, तो ये एक कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन, ठीक. एक स्टूडेंट बैठ के सब कुछ लिख रहा है, जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे, मैं उम्मीद करता हूँ शायद क्वेश्चंस जॉट डाउन कर रहे होंगे, तो जो वो लिखा जा रहा है वो डॉक्यूमेंट है. जो हमारी डिस्कशन चल रही है ये डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन मैंने अपने पर्पज के लिए ये सारी रिकॉर्डिंग मैंने कर रखी है, साथ में मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है. तो ये जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट आएगी, क्या ये डॉक्यूमेंट होगा? ये डॉक्यूमेंट है. Thank you, sir. ठीक है जी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं. रूपाली, क्वेश्चन आपसे है. During cross examination of a witness tell a lie before the court, whether still it can be considered as a fact. हाँ जी रूपाली. संदीप, कोर्ट में एविडेंस के दौरान एक बंदे ने कोर्ट के सामने झूठ बोल दिया, क्या इसको अब भी हम फैक्ट मानेंगे? Sir, according to the definition of fact, it can be treated as a fact. वेरी गुड. Sir, मेरा it is पूछने fact का, because देखिए आ गया रूपाली, अब तो आंसर हो गया. इसको पूछने का पर्पज ये था, वो पूछा इस एंगल से जा रहा था कि लग रहा था यार ये फैक्ट कैसे होगा, तो सिर्फ वो हल्का सा कंफ्यूज करने के लिए, अदरवाइज कुछ नहीं है, सिंपल पॉइंट था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. X want to file a case against Y for breach of contract. X जी Y के ऊपर केस फाइल करना चाहता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए. सो ही अप्रोच्ड मिस्टर X, तो या A कह लीजिए. तो X Y के ऊपर जी केस फाइल करना चाहता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, और वो एक एडवोकेट को, A एडवोकेट को मिलता है, और मिस्टर एडवोकेट ड्राफ्टेड ए प्लेंट फॉर हिम. एडवोकेट साहब ने जी एक प्लेंट ड्राफ्ट कर दिया. वेदर सच ए प्लेंट इज कंसिडर्ड टू बी एविडेंस.
एक प्लेंट ड्राफ्ट करके जी मेरे एडवोकेट ने मेरे को हैंड ओवर कर दिया कि भी देख लीजिए, वेदर सच प्लेंट इज टू बी कंसिडर्ड एज एविडेंस? No, sir. No, sir. नो। आर यू श्योर रविशा? Yes, sir, What are the because reasons? such is the plaint is the pleading of such person, and it has the self-serving statements in favor of the plaintiff. Thereby, sir, it will not be considered as a piece of evidence. तो बच्चे वो तो फिर एविडेंस तो ये कहाँ पे लिखा कि एविडेंस हमेशा सेल्फ हार्मिंग होना चाहिए? तो उस हिसाब से तो एडमिशन जो होती हैं उसको भी एविडेंस नहीं मानना चाहिए, जो सेल्फ सर्विंग एडमिशन 3 एक्सेप्शन दे रखे हैं 21 में। Yes, sir, but it is the pleading of a particular party, and also, sir, it does not come under the exceptions of Section 21. So thereby, sir, such Pleading of a self-serving person is not evidence? So it is not tested yet by cross-examination in the court itself. It is Sir, it is merely a not document. tendered only in the court, I believe. So that is why it is not evidence. वेरी गुड सलील, थोड़ा सा आपके पास बेयर एक्ट है सलील? Sir, evidence में एक sir नहीं है अभी. किसी और स्टूडेंट के पास ही बेयर एक्ट हो? I can just get it. Just give me 10 जिसके पास seconds. बेयर एक्ट है तो काइंडली एक बार एविडेंस की डेफिनेशन पढ़ दीजिए, एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 में। Sir, evidence means and include any fact which the court requires to be made before it any party by कोर्ट witness. अलाउ करता है, ठीक है, ये तो अभी मेरे पास ही है, तो हाउ कैन इट बी एविडेंस? ये एविडेंस हो ही नहीं सकता। जब चला जाएगा कोर्ट अलाउ कर देगा, फिर इसके ऊपर जो आगे डिस्कशंस होंगी उसके हिसाब से ये बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज ए सेकेंडरी एविडेंस? माय क्वेश्चन इज वेदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज ए सेकेंडरी एविडेंस? No, sir. No, sir. सर्कमस्टेंशियल? Yes, sir. No, sir. सिद्धार्थ थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। Sir, जितना मैंने पढ़ा था, आई एम नॉट मैं आपसे रिकॉलिंग इट क्वेश्चन पूछता करेक्टली। हूँ, मैंने आपको पढ़ाया, आपने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया, मेरे को गुस्सा आ रहा है, आपको मेरा मन कर रहा है मैं आपको मारूं अभी। मोटिव है मेरा अब, तो मोटिव सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है या मतलब ये जो हमारा फैक्टरिंग इशू के साथ कनेक्ट करके चलेगा ये? मतलब Sir, मोटिव क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है या नहीं है? motive is a part of circumstantial evidence, sir. तो मोटिव जो है अब मेरा, क्या ये इनडायरेक्ट सॉरी सेकेंडरी एविडेंस है या इनडायरेक्ट एविडेंस है टू प्रूव फैक्टरिंग इशू? Sir, in my view, what we see as direct evidence is if we are having any eye testimony or any documentary evidence that is directly there on a point. These all things are evidence of corroborating nature, so that is what I was thinking on this point. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सिद्धार्थ। So circumstantial evidence is an indirect evidence which has to be given directly by the सिद्धार्थ person. आप इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिए प्लीज। Okay, sir. आपके आंसर अदरवाइज बहुत बढ़िया चल रहे हैं सारे। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी बच्चे वो सेकेंडरी समझो ना 63 में। Yes, sir. तो वहां पे देखो 5 बातें लिख रखी हैं 63 में। तो सर्कमस्टेंशियल Right, एविडेंस sir. बताओ कहाँ पे लेकर जाओगे आप, कौन से 5 पॉइंट से किस पॉइंट Not written there, sir. I get it. I get it. Yes, sir. हाँ, तो वो जैसे हमें अभी अमनदीश ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, इट इज इनडायरेक्ट एविडेंस। ये इनडायरेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भी ये सेकेंडरी एविडेंस है, इसको याद रखना। Right, sir. चलो सिद्धार्थ आपसे क्वेश्चन लेता हूँ आगे। एज वी ऑल नो दैट कन्विक्शन कैन बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ट्रू और फॉल्स? Sir, it can be done if it narrates a complete chain of events, 5 golden rules, sir. बता That were दीजिए, मैं laid. वो रूल्स ही सुनना चाहता था आपसे, बताइए प्लीज। Sir, in the case of SS Kulkarni, 5 rules were laid that circumstances firstly must be firmly established. Second, they must be incriminatory in nature. Third, they should point out towards the guilt of the accused. Fourth, they should not be supportive of any other inference. And fifth, it should be a complete chain of events so as to not render any doubt and prove it beyond all human possibilities that it is the accused only who has done this act. Okay. What is also called as derivative evidence? Sir, I am not aware of this, sir. मैं तो सबसे पूछ रहा था। Any other student? Hearsay evidence is also known as derivative evidence. So कौन सा evidence? Hearsay. Hearsay. Okay. नेक्स्ट चलें जी, बोलो Yes, sir.
व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रिजम्पशन? इशिता, इफेक्ट ऑफ प्रिजम्पशन. Sir, presumption acts as a waiver of proof. The burden lies on the other party to bring rebuttal evidence. Sir, it only shifts the owners. It's not a waiver of proof. ठीक है, मैं समझा नहीं, थोड़ा सा बताइए प्लीज. The presumption are the inferences drawn by the court. It only shifts the burden of proof. It is not a waiver of evidence. Sir. Okay. Admission or confession can be. When the presumption goes back, Shikha? So when the facts appear, the presumption recedes. When the When the fact is fact is clear proved by? to the court. So when it is proved by the established rules of law, then the presumption recedes. दो क्वेश्चन है मेरे. पहला क्वेश्चन था जी आप लोगों से, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रिजम्पशन? इट रिलीव्स इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ विद रिगार्ड टू सच फैक्ट. तो ये इनिशियल बर्डन खत्म कर देता है. सेकंड क्वेश्चन था मेरा, व्हेन द प्रिजम्पशन गोज बैक एट द टाइम व्हेन द एविडेंस अपीयर्स. जब एविडेंस आ जाता है तो जो प्रिजम्पशन है वो चली जाती है. लास्ट वाला पॉइंट लिखना चाहें तो लिख लीजिए, व्हेन द प्रिजम्पशन गोज बैक एट द टाइम व्हेन एविडेंस अपीयर्स. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सिर्फ दो क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करूंगा इसके बाद. पहला है कि अक्यूज को ना जी, जैसे सेक्शन 207 सीआरपीसी में डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं ना ये डॉक्यूमेंट्स, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है. एक रेप केस है, रेप केस में जो प्रोसिक्यूशन के पास एविडेंस है, उन्होंने वीडियोग्राफी भी दिखाई है कोर्ट में कि भाई जो रेप हुआ है उसको वीडियोग्राफी है, उसके ऊपर कोई सीडी है या कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एविडेंस है उनके पास. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपकी कोर्ट में ये केस चल रहा है कि आप बीइंग एज ए जज उस रेप के कॉन्टेक्स्ट में जो वीडियो है वो भी आप अक्यूज को हैंड ओवर करोगे? क्योंकि उसका भी राइट बनता है डिफेंस लेने का. ही इज ऑल्सो हैविंग द राइट. तो आप नंदिता क्या करेंगे इस मैटर में फिर? अपन So there was a case law, I don't remember the name of the case, but उसमें अलाउ नहीं किया था ये. तो फिर उसका राइट डिफीट नहीं हुआ डिफेंस का, अक्यूज का अपना. अब उसमें कंटेंट में तो जी ऐसा भी हो सकता है कि गलत वीडियो बनाया हो, टेम्परिंग की हो, कुछ गलत किया हो. So there might be other evidences, but क्या इसमें करोगे अलाउ आप नहीं बीइंग किया एज ए था. जुडिशियल ऑफिसर? आप उस चीज को कैसे टैकल करोगे? अब आपने तो देखो दोनों पार्टीज को सुनना है. प्रोसिक्यूशन कह रही थी हमारे पास वीडियो कैसेट है, अक्यूज कहता है जी मैंने तो भाई मेरा राइट है, मेरे तो सेक्शन 207 में मेरे को डॉक्यूमेंट्स मिलने चाहिए सारे जो भी मेरे अगेंस्ट हैं. तो बीइंग Sir, एज I ए will not base the judgment on this particular evidence. I will look ऐसे तो ये for तो फिर other. गलत हो जाएगा. कहाँ किस प्रोविजन में आप इसको डिस्कार्ड करोगे? सर 173 में ही लिखा हुआ है कुछ कि पुलिस अफसर कह दे कि वो डॉक्यूमेंट नहीं देने फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, तो कोर्ट डिनाई कर देगी सर. हाँ जी शिखा बताइए प्लीज. Sir, I have two answers for this. First is, right of privacy will get involved, and any reasonable restriction can be imposed on the basis of public health, morality, and public health, morality, and one more, sir, public order. तो सर एक वहाँ कर सकते हैं. सर एक इन स्कैंडलस और वो इंडिसेंट क्वेश्चंस वाला उस प्रोविजन में भी वी कैन ट्राई. तो अनुभव जो आपने आंसर किया था बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने. 173 में पुलिस ऑफिसर भी कह सकता है कि जज साहब इस डॉक्यूमेंट को, इस चीज को आप हैंड ओवर मत कीजिए, और जो आपने सीखा उसको रिलेट कर दिया कि भाई वो डिसेंसी मोरालिटी के अगेंस्ट होगा. तो इसमें देखो आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं कहा कि जी उसको देंगे नहीं लेकिन इंस्पेक्ट करने का राइट दे देंगे उसको या उसके काउंसिल को, क्योंकि उनको तो भी देखने का अधिकार है कि भाई मेरा क्लाइंट है भी या नहीं, या मैं ही हूं वहां पर या नहीं. पॉइंट समझिए. तो हम उसको इंस्पेक्ट करने से नहीं रोक पाएंगे. ठीक है, हम उसको इंस्पेक्ट करने से नहीं रोक पाएंगे. उसको इंस्पेक्शन अगर वो कहेगा जी चलो आप हैंड ओवर नहीं करना चाहते, मेरे को इंस्पेक्ट करने दीजिए, तो इंस्पेक्शन का उसका राइट है. उसको हैंड ओवर नहीं करेंगे, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. और अब लास्ट क्वेश्चन जी आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन किससे लें? बस एक लास्ट क्वेश्चन है जी. कोई ऐसा स्टूडेंट, नितेश. नितेश आप हो यहाँ पे? जी सर. जी सर. तो क्वेश्चन इज, देयर आर 10 accused persons in a case, और उन 10 में से 7 लोगों को जिनमें से 2 लोग ऐसे भी हैं जिनका जो मेन रोल था केस में, तो 10 में से 7 लोगों को कोर्ट ने क्विट कर दिया. अब रह गए 3, और इन 3 लोगों का रोल इतना ज्यादा नहीं था. वेदर ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी और पैरिटी
क्या इन 3 लोगों को हम इक्विट कर सकते हैं? सर किया जा सकता है सर, इनको कन्विक्ट किया जा सकता है। तो इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन आगे ये है कि भाई अगर एक केस में मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि एक केस में मान लीजिए हमारे पास दो अक्यूज्ड पर्सन है, क्या एक का इक्विटल दूसरा का इक्विटल ऑटोमेटिकली बना देता है, या हम हर इंडिविजुअल के अगेंस्ट क्या क्या एविडेंसेस आए हैं उनको कंसिडरेशन में लेके चलते हैं? सर अगर 120B में हो तो एक का इक्विटल दूसरे को भी इक्विट करवा देगा। तो एक अलग बात है ना 120 कैपिटल भी। एनी अदर स्टूडेंट? Sir, if the evidences are same and अगर उन्हीं evidences पे acquit किया, then the other left 3 person also have to be acquitted. नहीं, वो एविडेंस तो अलग अलग है उनके अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट। Sir, I don't agree. Sir, the basic principle is every accused shall be tried separately. The very principle है, इसका मतलब the evidence against one accused should not be considered as an evidence against the other accused if it is not applicable. So, sir, I don't support this proposition. मैं थोड़ा सा शिका आपकी ना साउंड में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा था, मैं समझ नहीं पाया, फिर से बोलेंगे प्लीज? Sir, if we look back, since sir, the basic principle of criminal justice, every accused shall be tried separately. Sir, इस principle से हम जाते हैं तो evidence of one against one accused should not be considered as an evidence against the other accused. Until वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बात है जी। 7 लोग अगर क्विट हो भी गए, मेन वेंडर भी अगर हो गया है, पर जो देखो, क्योंकि हमको केस प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हुआ, लेकिन 3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट हमारे पास है, उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है, तो सिर्फ ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्वालिटी या पैरिटी हम उसको ऐसा रिलीज नहीं कर सकते। ये कोई ग्राउंड नहीं है कि जी मेन ऑफेंडर हो गया तो ये भी निकल जाएगा। अगर इसके अगेंस्ट हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है तो इसकी कन्विक्शन हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी आपको लोगों को आज की सेशन से कुछ नए पॉइंट्स सीखने के लिए मिलेंगे। बस एक सेकंड मैं लूंगा, 1 सेकंड का टाइम दीजिए प्लीज।